वालेकुम फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, इस पर एक वीडियो बना ली जाए ताकि हेल्पफुल हो जाए काफ़ी। मैंने लास्ट ईयर एडमिशन लिया था तो द प्रोसेस वाज नॉट सो डिफ़िकल्ट, बट एक हेल्प हो जाती है तो इजी रहता है। चलिए शुरू करते हैं। तो यूज़र मैनुअल यहाँ पे हमें दे रखी है एमयू की तरफ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए और चॉइस फिलिंग के लिए और एडमिशन के लिए। तो एक चीज़ आप याद रखें, अगर कोई चीज़ हमें अथॉरिटी ने दी है तो हमें उसके हिसाब से काम करना है। ठीक है, यहाँ आपको जो जो दे रखा है आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन बहुत ईजी हो जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। In view of COVID-19 pandemic, the Aligarh Muslim University has decided to implement online counseling admission for एडमिशन्स, यानी कि क्योंकि हमारा कोविड-19 पैंडेमिक जो है वो अभी भी जारी है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग या एडमिशन का प्रोसेस किया जा रहा है नए बच्चों को एडमिट करने के लिए। तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम सेलेक्ट लिस्ट में, चांस मेमो लिस्ट में या नॉमिनेशन लिस्ट में है, उनको ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। जो भी स्केड्यूल दे रखा है उसमें जो भी डेट दे रखी है, जो भी उनका कोर्स है उसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन पोर्टल पर, ठीक है, जो कि काउंसलिंग और एडमिशन के लिए आपको दिया जाएगा। आपका जो पोर्टल है वो जब भी खुलेगा जब आपके एडमिशन की डेट आएगी, तो उसके लिए आपको स्केड्यूल की वीडियोस मैंने बना रखी हैं, उसको आप देख सकते हैं कंसर्न कोर्स के हिसाब से। अपने कन्वीनियंस की जो भी आपकी जगह हो वहाँ से आप कर सकते हैं इस चीज़ को, प्रेफरेबली किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप को यूज़ करके। मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मैंने जब लास्ट ईयर एडमिशन लिया था तो मैंने मोबाइल से ही पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट किया था। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि लैपटॉप से ही होगा, आप मोबाइल से भी इजीली इसको कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स जो कंप्लीट नहीं करेंगे सारे स्टेप्स को, तो उनका क्या होगा, मतलब जो भी एडमिशन के लिए जो भी स्टेप्स दे रखे हैं अगर वो कंप्लीट नहीं करते हैं, नीचे जो भी स्टेप्स दे रखे हैं, जो भी कोर्स उनका है उसके हिसाब से शेड्यूल की डेट के अकॉर्डिंग अगर वो उस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते हैं, तो उन कैंडिडेट्स को वो कैंडिडेट समझा जाएगा जो एडमिशन लेने में ही इंटरेस्टेड नहीं है। तो इन कैंडिडेट्स का क्या किया जाएगा, उस कोर्स के अंदर उनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और जो सीट उनको अलॉट की गई थी वो कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, समझ गए आप? तो इस एडमिशन प्रोसेस के अंदर 6 स्टेप हैं। ओके, आप एक काम करें, 6 स्टेप लिख लें कहीं पर और उसमें टिक लगाते जाएं कौन कौन से स्टेप आपने कंप्लीट कर लिए हैं। पहला प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है लॉगिन, तीसरा है डॉक्यूमेंट अपलोड, स्कैन्ड फ़ोटो और दोनों तरफ के फ़ोटो आपको अपलोड करना है। ठीक है, और आपका चॉइस फिलिंग और लॉकिंग, ठीक है, और आपका जहाँ पर भी ज़रूरत हो, और सबमिशन करना होगा अपलोडेड डॉक्यूमेंट का, और इसके अलावा आपको रिक्विजिट जो भी एडमिशन फ़ी है उसका पेमेंट करना होगा अगर आपको एडमिशन दिया जा रहा है तो, यानी अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जा रहे हैं तो अब हम डिटेल्ड प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, क्या प्रोसीजर रहेगा फॉर काउंसलिंग। तो रजिस्ट्रेशन है सबसे पहला। आप एक कैंडिडेट हैं जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ये सबसे पहले बताना होगा। एएमयू सबसे पहले आपको एक आईडी देगा, मतलब आपको एक आईडी अपनी बनानी होगी कि आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन और कैसे करना है कि जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, यानी जिनका नाम भी सेलेक्ट लिस्ट में, चांस मेमो लिस्ट में या नॉमिनेशन लिस्ट में है, तो वो एएमयू के ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं काउंसलिंग और एडमिशन के लिए और रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। ठीक है, ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। ये देखें आप, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी साइन इन। आप इस पोर्टल पे जाएंगे तो अगर आपने अपना काउंसलिंग अकाउंट बनाया हुआ है तो आप लॉगिन करें अपने ईमेल से और पासवर्ड से, और अगर आपने नहीं किया हुआ है तो यहाँ आप देखें ये रजिस्टर दे रखा है ना, आपको यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो जाहिर सी बात है जब आप पहली बार एडमिशन ले रहे हैं तो आपने कहाँ से बनाया हुआ होगा अपना अकाउंट, तो यहाँ आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे। जब आप रजिस्टर बटन पर क्लिक कर लेंगे तो आपको क्या करना है, जो कैंडिडेट है उसको अपना रोल नंबर लिखना होगा, एप्लीकेशन नंबर लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी जैसा कि उसके एप्लीकेशन फॉर्म पर और एडमिट कार्ड पर लिखी हुई थी। तो आपका जो भी एडमिट कार्ड आपका होगा, यानी हॉल टिकट जिसको हम कहते हैं, तो हॉल टिकट आप अपने सामने रखिए। उससे जब आपका ये रजिस्ट्रेशन वाला पेज खुल जाए तो इस पेज पर आप अपना रोल नंबर डाल दीजिए, एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिए और डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली वैसी ही डलनी चाहिए जैसी आपकी हॉल टिकट पर है। और अगर आपके पास अपना एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ोटोकॉपी है तो उससे भी मैच कर लीजिए। इसके अलावा तीसरा स्टेप है कि अगर जो कैंडिडेट है
वो अपनी ईमेल आईडी डालेगा और 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेगा। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप ये पेजेस खुलेंगे। तो आपकी जो भी ईमेल आईडी है आपने फॉर्म भरते टाइम डाली होगी वही डलेगी यहाँ पर, और मोबाइल नंबर भी वही डलेगा। ठीक है, और वेरीफाई करने का मतलब ही यही है कि आपने पहले भी आईडी यूज़ की हुई होगी फॉर्म भरते टाइम। जब आप वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका OTP आएगी, आपके ईमेल पर भी आएगी और आपके मोबाइल नंबर पर भी आएगी। तो आप उन OTPs को यहाँ एंटर कर दीजिए और आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरीके से जो कैंडिडेट है उसको मोबाइल नंबर के लिए भी OTP आएगी और मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये वाली जो ईमेल आईडी है ये भी वेरीफाई हो गई है और जो मोबाइल नंबर है ये भी वेरीफाई हो गया है। इसके अलावा जो आपका पासवर्ड आपको एक जनरेट करना होगा। ठीक है, तो कैंडिडेट को अपना पासवर्ड जनरेट करना होगा अपनी चॉइस के हिसाब से, और जो पासवर्ड पॉलिसी है उसके हिसाब से, जो कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान दिखाया गया होगा। यानी जब भी आप रजिस्टर कर रहे होंगे तो वहाँ पर दिखाएगा कि किस तरीके का पासवर्ड आपको जनरेट करना है और उसको आपको रिकन्फर्म करना होगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको एक कैप्चा एंटर करना होगा। ठीक है, जो कैंडिडेट है उसको अपना एक कैप्चा एंटर करना होगा और रजिस्टर बटन पे क्लिक करना होगा कंप्लीट करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को। उसके बाद में कैंडिडेट है उसको ये बात का याद रखना है कि अगर उसने जो पासवर्ड डाला है वही पासवर्ड यूज़ होगा लॉगिन करने के लिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, चॉइस फिलिंग के लिए, जहाँ पर भी उसकी ज़रूरत हो तो वही पासवर्ड उसका बार बार यूज़ होना है। तो पासवर्ड को वो भूले ना। एडमिशन कंप्लीट होने के बाद भी उस पासवर्ड को आप याद रखें। ये पासवर्ड या इसका जो भी चेंज पासवर्ड है, अगर कोई भी कैंडिडेट अपना पासवर्ड बदलना चाहता है तो उसको याद रखना होगा जब तक आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। इवन आफ्टर भी आपको याद रखना होगा। मतलब जब आप बाद में जैसे अभी जब मैंने एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करा था तो तब मुझे उसी पासवर्ड की ज़रूरत पड़ी थी। जो हमारे सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए जो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो मुझे वही पासवर्ड, यानी आपको वो पासवर्ड भूलना नहीं है। आप उसे कहीं लिख लीजिए और आप भूलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो उसको बिल्कुल आप अपने पास सेव करके रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं जिनका नाम सेलेक्ट चांस मेमो और नॉमिनेशन लिस्ट में नहीं है तो वो कोर्स के लिए रजिस्टर नहीं करेंगे। ठीक है, किसी भी कोर्स के लिए रजिस्टर नहीं करेंगे। वो तो जाहिर सी बात है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी आपकी डिटेल्स मौजूद हैं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम दी हैं। ओके, और वो कैंडिडेट जिनका नेम चांस मेमो लिस्ट में, सेलेक्ट लिस्ट में, नॉमिनेशन लिस्ट में एक कोर्स से ज़्यादा के लिए हैं तो वो अलग अलग 2 कोर्सेज़ के लिए रजिस्टर नहीं कर सकते। ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने ऑलरेडी रजिस्टर अकाउंट्स से सभी कोर्सेज ऑफ स्टडी के लिए रजिस्टर लॉगिन कर सकते हैं। और इसके अलावा चलिए अब लॉगिन क्या होता है। लॉगिन में क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो अब आपका ईमेल और मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन होगा जो भी आपने सबमिट किया होगा, तो आप उसको लॉगिन कर लीजिए। तो यहाँ आप पेज देख पा रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अगर आपने अपना काउंसलिंग अकाउंट बनाया है तो अपने ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन कीजिए। यहाँ आपका वही ईमेल जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान डाला है और यहाँ वही पासवर्ड जाएगा जो आपने बनाया हुआ है। फिर आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में अगर आपका कैंडिडेट जो है वो अपना पासवर्ड भूल गया है, जैसा कि होता है अक्सर हम पासवर्ड बना करके भूल जाते हैं, तो आप अपना पासवर्ड रिक्रिएट भी कर सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके। यहाँ पर देखें आप नीचे में ये दे रखा है फॉरगॉट पासवर्ड, तो यहाँ आप क्लिक करके अपना एक नया पासवर्ड भी जनरेट कर सकते हैं। और अक्सर इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है क्योंकि हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कैंडिडेट है उसको अपना पासवर्ड और अपना ईमेल आईडी डालना होगा और एक OTP पासवर्ड रीसेट लिंक जो है उसके पास भेजा जाएगा पासवर्ड को रीसेट करने के लिए। अब अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे करनी है, आपका लॉगिन हो गया तो जो स्क्रीन है उसमें अपलोड्स दिखाई देंगे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पर मोबाइल के अंदर जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो ये पोर्टल ऐसा नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। ये आई थिंक ये किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट है, बट मोबाइल पर ही थोड़ा सा अलग आता है, बट उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो जो कैंडिडेट्स हैं उनको मैंडेटरी का मतलब है कंपल्सरीली उनको ये काम करना है, वरना आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। आपको कलर स्कैन्ड कॉपीज़, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेंगी, कलर स्कैन्ड कॉपीज़ दोनों साइड की। ठीक है, अगर
बैक साइड ब्लैंक नहीं है, तो जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं उसकी दोनों साइड का आपको कलर स्कैन फ़ोटो अपलोड करना है, कॉपी अपलोड करनी है। अगर आपका पीछे की साइड ब्लैंक है, जैसे फ़ोटो के केस में, तो खाली सामने की साइड का आपको फ़ोटो लेकर के स्कैन कॉपी बना करके भेजनी है, ठीक है। क्लास 10th की हाई स्कूल की मार्कशीट होगी आपके पास, जो डेट ऑफ बर्थ के सपोर्ट में जाती है। इसके अलावा आपकी सभी एग्जामिनेशंस जो आपने पास किए हैं आफ्टर क्लास 10th, वो आपके जाएंगे इसके अंदर, है ना। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस फॉर द कंसर्न कोर्स ऑफ स्टडी, सभी सेमेस्टर्स की पार्ट्स की ट्रांसक्रिप्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की कंसर्न कोर्स ऑफ स्टडी के लिए, और स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कोई आपके पास है तो, फॉर एग्जांपल CAC। अब जैसे कि मैं बात करती हूँ, अगर आप 11th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ क्लास 10 की मार्कशीट है, आपको वही अपलोड करनी है। अगर आप BSc के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो BSc के लिए आपके पास क्लास 10th की मार्कशीट होगी, क्लास 12th की मार्कशीट होगी, या फिर उसके अलावा किसी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होगा। तो वो जो भी है वो आपको अपलोड करना है, ठीक है, अकॉर्डिंगली। एग्जामिनेशंस क्या क्या, सॉरी एक्सप्लेनेशंस हैं इसमें कुछ। एक कैंडिडेट जिसको पोस्ट ग्रेजुएट PG लेवल कोर्स के लिए, जैसे कि MBA के लिए सेलेक्ट किया गया है, तो उसको अपनी सभी मार्कशीट्स ग्रेजुएशन तक की 10th 12th या इक्वेलेंट 10th 12th या उनके इक्वेलेंट कोई मार्कशीट हो, या ग्रेजुएशन की मार्कशीट, वो सब सबमिट करनी है। इसी तरीके से कोई कैंडिडेट जिसको अंडर ग्रेजुएट कोर्स यानी UG लेवल कोर्स के लिए, जैसे कि BA के लिए सेलेक्ट किया गया है, तो उसको अपनी सभी मार्कशीट्स अप टू क्लास 12th सबमिट करनी है, फ्रॉम 10th एंड 12th, ओके। वो कैंडिडेट जिसको काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस के लिए सेलेक्ट किया गया है अंडर स्पेशल कैटेगरी, CAC या कोई भी और कैटेगरी, जो बहुत सारी कैटेगरीज होती है, एलिमिनाई कैटेगरी, अगर ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी, तो जो भी कैटेगरी के अंदर आपका सिलेक्शन दिया गया है, तो उससे रिलेटेड, आपकी कैटेगरी से रिलेटेड जो भी रेलेवेंट सर्टिफिकेट है वो भी आपको सबमिट करना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपका उस स्पेशल कैटेगरी में जो एडमिशन है वो आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को अपलोड करना होगा कलर स्कैन्ड कॉपीज़ दोनों तरफ से अपने डॉक्यूमेंट्स की। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर कोई है, यानी अगर आपने अभी अभी मतलब आप माइग्रेट करके आए हैं, कहीं माइग्रेट किया है आपने, यानी मतलब आपने शिफ्टिंग करी है प्रॉपर, यानी जैसे मान लीजिए हम पहले कहीं और किसी और शहर में रहते थे या किसी और स्टेट में रहते थे, तो हमने वहाँ से कम्प्लीटली माइग्रेट करके हम दूसरे शहर में आ गए, हमने वहाँ से सब ख़त्म कर दिया और अब हम दूसरे शहर में ही हमारी सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड करेंगे। इसी तरीके से ठीक है, अगर आपने माइग्रेट किया है तो मार्कशीट है आपके पास किसी और एग्जामिनेशंस की जो आपने पास किया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, लीव सैंक्शन ऑर्डर अगर एप्लीकेबल, मतलब ये सभी चीज़ों की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आपको चाहिए हो। यानी अगर आपके केस में आपने माइग्रेशन किया है तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाएंगे, ठीक है। अगर आपको NOC की ज़रूरत है तो आप वो लगाएंगे। तो मतलब डिपेंड करता है, ये हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग होगा। तो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, कोई भी ठीक है। फाइल फॉर्मेट क्या रहेगा सिग्नेचर और फोटो अपलोडिंग का, वो रहेगा JPG BMP एक्सेट्रा, ओके। और डॉक्यूमेंट के लिए भी यही रहेगा, PDF JPG एक्सेट्रा, ओके। अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो प्रोसीजर क्या रहेगा, जैसे यहाँ पर फ़ोटो है तो आपने फ़ोटो पे क्लिक किया, ओके, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्लिक किया सेलेक्ट फील्ड पर, ठीक है। सेलेक्ट पर क्लिक किया तो एक ड्रॉप डाउन आएगा यहाँ से, और ड्रॉप डाउन में से आपने जो भी रेलेवेंट नॉमेनक्लेचर है डॉक्यूमेंट का वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं समझाती हूँ आपको, ये देखें यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं, जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे जाएगा और नीचे में ऐसी एक फाइल सी खुल जाएगी, फ़ोटो, सिग्नेचर, हाई स्कूल और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर्स। तो आपने मान लीजिए फ़ोटो अपलोड करना है ना, आपने सिर्फ फ़ोटो अपलोड करना है। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए आप फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद आप इसमें आपके पास अपलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ चूज़ फाइल का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ अपनी फ़ाइल चूज़ करेंगे। आपने अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ सारी खींच के रखी होंगी, जिस भी चीज़ की आपको चाहिए कॉपीज़ बना के रखी होंगी आपने। तो वहाँ से आपने चूज़ फाइल पे क्लिक किया, उसके बाद में आपने वहाँ से अपना अपलोडेड डॉक्यूमेंट को, जहाँ भी आपने सेव किया हुआ था उस डॉक्यूमेंट को आपने वहाँ से लिया और अपलोड कर दिया, ठीक है।
ओके, इसके बाद में आपने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद में अगर आपको ये फ़ाइल गलत जगह अपलोड हो गई है या ये फ़ाइल आप चेंज करना चाहते हैं तो आप रीसेट पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट का बटन है अगले स्टेप पे जाने के लिए, ठीक है। ये नेक्स्ट का बटन आप देख रहे हैं, अगले स्टेप पे जाने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे। एक बार आपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो काउंटर है वो उस डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ दिखाने लगेगा। जैसे कि आप यह देख पा रहे होंगे कि फ़ोटो के सामने यहाँ 1 लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है कि एक डॉक्यूमेंट फ़ोटो के नाम पे आप अपलोड कर चुके हैं। कंफर्मेशन के लिए जो कैंडिडेट है वो रेलेवेंट फील्ड पर क्लिक कर सकता है जो कि अपलोड डॉक्यूमेंट का है, ताकि वो देख पाए कि उसने क्या चीज़ अपनी कहाँ अपलोड की है। और अगर उसको ऐसा लग रहा है कि उसने गलत चीज़ अपलोड कर दी है तो वो बिन पर क्लिक करके उसको डिलीट कर सकता है, ठीक है। इन सभी स्टेप्स को आपको सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए रिपीट करना होगा। इसके बाद में जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट सिंगल फील्ड में भी अपलोड किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास मार्कशीट है, यूजी मार्कशीट है, तो आप उसमें 2-3 मार्कशीट अपनी अपलोड करना चाहते हैं तो उसके अंदर आप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन मान लीजिए आपने किया हुआ है तो आप उसमें 2-3 चीज़ें भी अपलोड कर सकते हैं। सभी सेमेस्टर की मार्कशीट्स, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आप अपलोड कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएशन टैब, और आप उसको अलग अलग नाम भी दे सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है केसेस पर। इसके अलावा एक बार कैंडिडेट ने अपने सभी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है तो वो नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर सकता है फर्दर प्रोसीड करने के लिए। नेक्स्ट स्क्रीन पर जाने के बाद जो काउंसलिंग डैशबोर्ड है वो नज़र आने लगेगा और जो कैंडिडेट है उसको उसके क्रेडेंशियल्स जो हैं वो दिखाई देंगे, डिटेल्स ऑफ द कोर्स जिसमें उसका नाम सिलेक्ट किया गया है, और ओके यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में यूनिवर्सिटी के पास जो भी जानकारी उस बंदे से रिलेटेड होगी वो सारी दिखने लग जाएगी। तो ये है हमारा डैशबोर्ड, ओके। और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर दे रखा है, ये रोल नंबर दे रखा है, आपका कोर्स का कोड दे रखा है, ये कोर्स का नाम दे रखा है, ये आपका स्टेटस दे रखा है, ठीक है। और ये आपका एक्शन, यानी अब आप इससे आगे प्रोसीड करें। चलिए, प्रोसीड बटन का यूज़ करके आप उस कोर्स को सेलेक्ट करेंगे और कैंडिडेट जो है वो अपनी काउंसलिंग को कंप्लीट करेगा। यहाँ पे जो स्टेटस है वो ये बता रहा है कि सबमिशन इज़ स्टिल पेंडिंग, यानी अभी आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। एक बार सबमिशन आपने सक्सेसफुली कर लिया तो स्टेटस जो है वो सबमिटेड हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, जब तक आपका स्टेटस सबमिटेड नहीं हो रहा है आपको इसको देखते रहना है। इसके बाद में आपने प्रोसीड बटन पर क्लिक किया तो एक पॉपअप डायलॉग बॉक्स आएगा और वहाँ पे आपका नेम भी लिखा हुआ होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, योर नेम ऑल्सो अपीयर्स इन नॉमिनेशन लिस्ट इन स्पेशल कैटेगरी, क्लिक और प्रोसीड इन स्पेशल कैटेगरी और कैंसिल टू कंटिन्यू इन जनरल कैटेगरी। अगर मान लीजिए आपने 2 कैटेगरी से अपने एडमिशन को आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका सीए कैटेगरी में भी नाम है, सीए की लिस्ट में भी आपका नाम है, और आपका जो है मतलब चिल्ड्रन ऑफ एलिमनाई वाली लिस्ट में भी आपका नाम है और आपका जनरल कैटेगरी में भी नाम है, तो एक पॉपअप आएगा, एक नोटिफिकेशन आएगा कि क्या आप अपना सीए वाली कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं या आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप जनरल से अप्लाई करना चाहते हैं, जनरल से आप कंटिन्यू कर दीजिए, वरना फिर आप अपना सीए वाला एडमिशन को आप आगे लेके जाइए। इसके अलावा अगर कैंडिडेट नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करना चाहता है किसी भी स्पेशल कैटेगरी में तो वो कर सकता है। यहाँ स्पेशल कैटेगरी पर आप क्लिक करके उसको कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको अपना जो भी स्पेशल कैटेगरी आप क्लेम करना चाहते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, ओके। अच्छा, अब एक चीज़ रह जाती है, चॉइस फिलिंग। जहाँ पर भी चॉइस फिलिंग की ज़रूरत होगी वहाँ आपको चॉइस भी फिल करनी होगी। फॉर फिलिंग ऑफ चॉइसेस the candidate is required to press the proceed button. The available course specified choices wherever applicable based on the candidate's application will be displayed. Candidate will be required to indicate his or her order of preference for the choices from amongst those listed under the concerned course of study. The candidate can change the order of preference as many times as required during the choice filling period. जो भी पीरियड आपको दे रखा है उसमें मान लीजिए आपने पहले दिन कोई चॉइस फिल की, आपको दूसरे दिन लगा यार मैंने गलत फिल कर दिया, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। बट कब तक कर सकते हैं, जब तक यूनिवर्सिटी ने आपको टाइम दिया है चॉइस फिल करने का, ठीक है। समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप चॉइस फिलिंग चेंज करते रहेंगे। एक जो लिमिटेड टाइम पीरियड है उसमें आप कितने भी टाइम इसको चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन टाइम पीरियड जो यूनिवर्सिटी ने दिया है उसकी लिमिट के अंदर अंदर आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगेन आप प्रोसीड पे करेंगे और उसके बाद में आपका जो प्रोसीड आइकन है वो आएगा, ओके। चलिए,
अब मैं आपको बता देती हूँ कि चॉइस फिलिंग किस तरीके से की जाएगी। जैसे यहाँ बीटेक कोर्स की हम बात कर रहे थे, हर कोर्स का अलग अलग होता है, बट बीटेक कोर्स की अगर हम बात करें तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर है। आपको यहाँ पे अपना सीक्वेंस को प्रेफर करना होगा। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि अगर आपको मतलब अगर आप चॉइस के हिसाब से आपको सब्जेक्ट दिया जाए तो सबसे पहले आप चाहेंगे आपको केमिकल इंजीनियरिंग मिले। अगर आपको केमिकल नहीं मिला किसी वजह से तो आप चाहते हैं कि आपको सिविल मिल जाए। अगर आपको सिविल भी नहीं मिला किसी वजह से, आप चाहते हैं इलेक्ट्रिकल मिल, ये आपको खुद फिल करना होगा, ठीक है। इसके बाद में ये आपको इस तरीके से ये आपके डेटा को समराइज़ कर देगा प्रेफरेंस ऑर्डर को। इसे आप चेंज करना चाहते हैं तो भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर कैंडिडेट फाइनलाइज कर देता है अपने प्रेफरेंस ऑर्डर को तो वो ओके, तो अगर कोई वैकेंसी किसी हायर ऑर्डर में आती है, मान लीजिए आपको सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन दिया जाता है और उसके बाद में पता चलता है कि केमिकल इंजीनियरिंग में एक वैकेंसी आ गई, तो आपको ऑटोमेटिकली केमिकल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ओके, अगर कैंडिडेट एडमिशन उसको दिया जा रहा है लोअर ब्रांच में, लोअर कोर्स में, और बाद में उसको शिफ्ट किया जा सकता है। अगर आप किसी लोअर चॉइस में एडमिशन आपका हो जाता है तो क्या आप अपग्रेडेशन करवाएंगे? अपग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिक आप ये, अगर मान लीजिए आपका हो जाता है फूड टेक्नोलॉजी में और हमको एक सीट खाली मिल जाती है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो क्या आप चाहेंगे कि आपको फूड टेक्नोलॉजी से लेकर के कंप्यूटर में शिफ्ट कर दिया जाए? तो उसको ऑटो अपग्रेडेशन कहते हैं। यानी सीट अपने आप अगर ऊपर की कोई खाली होती है तो आपको दे दी जाए कि आप ऐसा चाहते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो येस पे क्लिक कीजिए, नहीं चाहते तो नो पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। तो अब यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट होने पे आता है। एक बार ज़रा ध्यान से इस पूरी लाइन को आप पढ़ लीजिए। I hereby solemnly affirm and declare on oath that all the documents, mark sheets, certificates uploaded by me are genuine to the best of my knowledge and belief, and if at any stage my document, mark sheet, certificate uploaded by me is found to be forged, tempered, my admission will stand cancelled and I will be solely responsible for the same. Further, the university will be free to take any legal disciplinary action against me as per the law. एज़ पर लॉ, यानी अगर मेरे किसी भी कागजात में, मेरे किसी भी डॉक्यूमेंट में, मेरे किसी भी मार्कशीट में, सर्टिफिकेट में, मेरे किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी झोल झाल निकलता है, कोई भी दिक्कत निकलती है और मैंने अगर वो डॉक्यूमेंट जो मैंने सबमिट किया है वो किसी भी तरीके से टेम्पर्ड निकलता है या किसी भी तरीके से जाली निकलता है तो मेरा एडमिशन कैंसिल रखा जाएगा, मुझे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी फ्रीली मेरे अगेंस्ट लीगल और डिसिप्लिनरी एक्शन, जो भी लॉ बताता है कि ऐसे कैंडिडेट के अगेंस्ट लिया जाना चाहिए, वो एक्शन यूनिवर्सिटी मेरे अगेंस्ट ले सकती है। उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे। ओके, इसको आप टिक करने के बाद ही ये फॉर्म सबमिट होगा। यहाँ आप टिक मार्क करेंगे, ठीक है। जो अभी मैंने पूरा पढ़ के आपको सुना है, यहाँ आपने टिक मार्क किया। यहाँ पर टिक मार्क करने के बाद आपको यहाँ सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका काउंसलिंग डैशबोर्ड। काउंसलिंग डैशबोर्ड क्या है कि आपने सभी चीज़ें अपनी सबमिट कर दी हैं, ठीक है। यहाँ आपका स्टेटस सबमिटेड आ गया। अब आपको करना है ओके, मान लीजिए अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, जो ड्यूरेशन आपको दे रखी है, ठीक है, तो जो आपने चॉइसेस फिल करनी है उसमें, तो यहाँ एक मॉडिफाई का बटन भी रहता है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर और अपनी चॉइसेस को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और हर टाइम जो कैंडिडेट है वो मॉडिफिकेशन करेगा तो उसकी जो उसको सबमिट बटन पर क्लिक करना ज़रूरी है, वरना जो आपका पुराना जो भी आपने सेलेक्ट किए थे, जो भी आपका प्रेफरेंस था पहले, वही रखा जाएगा। तो अगर आप मॉडिफाई कर रहे हैं तो उसको सबमिट करना मत भूलिएगा। इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट जो सबमिट नहीं करेगा अपनी चॉइसेस को, अपनी अंडरटेकिंग को एज़ पर द नोटिफाइड स्केड्यूल, उसको माना जाएगा कि वो कैंडिडेट है जो कि एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं है उस कंसर्न कोर्स ऑफ स्टडी में, और उसको काउंसलिंग और एडमिशन के लिए, कंसर्ट कोर्स ऑफ स्टडी के लिए उसको इनएलिजिबल माना जाएगा, उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ओके, इसके बाद में जो सेव्ड ऑर्डर है प्रेफरेंस का जो कि दे रखा है, चॉइसेस जो भी आपने चॉइसेस दी हैं वो ऑटोमेटिकली लॉक कर दी जाएंगी लास्ट डे ऑफ फिलिंग पर, यानी जो भी आपके आखिरी दिन है उस दिन के बाद आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे एज़ पर द काउंसलिंग शेड्यूल। और आपका स्केड्यूल और आपका जो अपलोडिंग है डॉक्यूमेंट का वो ओवर हो जाएगा, तो उसके बाद में आपने जो भी चॉइसेस दी हैं वही आपकी फ़ाइनल मानी जाएंगी। और अगर कोई कैंडिडेट बार बार एक्सपायरी के बाद भी बार बार चॉइस फिलिंग वाले जो पोर्टल है वहाँ पर लॉग इन करता है, तो जो चॉइसेस हैं उनको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, आप कितनी ही बार उसको कर लीजिए,
फिर आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट है उनको ऑनलाइन ही जो वेरीफाइंग ऑफिसर्स हैं वो वेरीफाई करेंगे। ऑनलाइन वेरिफिकेशन के दौरान वेरीफाइंग ऑफिसर्स कैंडिडेट को एलिजिबल भी मान सकते हैं प्रोविजनल एडमिशन के लिए बेस्ड ऑन द प्रोविजनल डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट, और अल्टरनेटिवली वो उसको इनएलिजिबल भी मान सकते हैं अगर उसने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द कोर्स को फुलफिल नहीं किया है कंसर्न्ड एज पर अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स और ड्यू टू नॉन अपलोडिंग ऑफ द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट। ओके, इसके अलावा जो कैंडिडेट का स्टेटस है विद रिगार्ड टू द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो आपको लॉगिन अकाउंट पर दिख जाएगा। जो लॉगिन अकाउंट है वो सिर्फ कैंडिडेट्स को ही दिखेगा उनके लॉगिन अकाउंट में, उसी पोर्टल पर जहां आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, कि क्या आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए या नहीं हुए। ठीक है, और कैंडिडेट्स जिनके डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं वेरीफाइंग ऑफिसर्स, उनको काउंसलिंग एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, और इस फिर ओके, तो उनको इनएलिजिबल माना जाएगा। इसके अलावा करेक्शन विंडो क्या है? करेक्शन विंडो ये है कि अगर कोई कैंडिडेट कोई भी कैंडिडेट है तो उसको एक करेक्शन विंडो दी जाएगी जो भी आपका स्केड्यूल आएगा उसके हिसाब से। और अगर आपका जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है वो आपकी फेवर में नहीं है तो इस पीरियड के दौरान जो कैंडिडेट है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकता है और सबमिट कर सकता है अगेन एज पर दी ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द वेरीफायर। यानी जो भी वेरीफायर ने ऑब्जेक्शन रेज किया है उसके अकॉर्डिंग आप उसको बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ गलत हो गई थी, अब मैं इसको सही कर। जी फ्रेंड्स, जो रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स उनको स्क्रूटनाइज किया जाएगा, उनको टेस्ट किया जाएगा अगेन बाय द वेरीफायर और एडमिशन कोऑर्डिनेटर, और उसके बाद में जो डिसीजन है वेरीफायर का और एडमिशन कोऑर्डिनेटर का वो फाइनल होगा। और फर्दर रीसबमिशन के लिए, फर्दर सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट के लिए इस तरीके की कोई भी चीज़ जो है वो यूनिवर्सिटी एंटरटेन नहीं करेगी। ओके, ऑफर ऑफ एडमिशन एंड पेमेंट ऑफ फ़ी, यानी अब आपको फ़ी पेमेंट करना है। अब आपका एडमिशन हो गया है तो कैंडिडेट की जो रैंक है उसके बेसिस पर, उसकी जो कैटेगरी उसने फिल कर दी है, उसने चॉइसेस फिल कर दी हैं, उसको एक सीट भी अलॉट कर दी गई है कंसर्न कोर्स में ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद डॉक्यूमेंट्स के। तो एक कैंडिडेट जिसको सीट दे दी गई है और वो अपने एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना चाहता है तो उसको लॉगिन करना होगा अपने अकाउंट में काउंसलिंग कम एडमिशन पोर्टल पे, और उस अलॉटेड सीट को उसे एक्सेप्ट करना होगा और उस एडमिशन को सिक्योर करना होगा बाय द डिपॉजिटिंग ऑफ द एडमिशन फ़ी। यानी जो भी कंसर्न आपकी एडमिशन फ़ी है, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी कि किसको कितनी फ़ी का पेमेंट करना है। ओके, तो वो एडमिशन फ़ी आपको पे करनी होगी। यहाँ पर इसका प्रोसेस क्या रहेगा? लास्ट ईयर जैसा ही प्रोसेस है बिल्कुल। यहाँ आप क्लिक करेंगे मेक अ पेमेंट पर। ठीक है, आपका जो भी कोर्स है उसमें आप मेक अ पेमेंट पर क्लिक करेंगे। ये देखें मेक अ पेमेंट ऑप्शन है। जब आप मेक अ पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक इस तरीके का पोर्टल आएगा इंजेनेको, और यहाँ आपने अपनी UPI ID या कार्ड या जिस भी चीज़ से आप पेमेंट करना चाहते हैं उससे आप यहाँ पेमेंट कीजिए। उसके बाद में जो कैंडिडेट्स जो कि एडमिशन फ़ी को पे नहीं कर, तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे एडमिशन फ़ी के पेमेंट की। तो जो भी आपकी एडमिशन फ़ी होगी वो आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, जो भी आपने कोर्स में एडमिशन लिया है यहाँ आप अपना कार्ड ID वगैरह डालेंगे तो आपका पेमेंट होने लगेगा। आपने फ़ी सबमिट अगर एक बार कर दी तो कैंडिडेट जो है वो अपना एडमिशन कार्ड डाउनलोड कर सकता है अपने डैशबोर्ड से। ठीक है, इसके बाद में सीट अपग्रेडेशन क्या होता है? तो सीट अपग्रेडेशन वो कैंडिडेट जिसने अपना अलॉटेड सीट को अपनी मर्ज़ी से एक्सेप्ट कर लिया है और अपना एडमिशन वो अपग्रेड करना चाहता है तो वो अपग्रेड कर सकता है ऑटोमेटिकली मेरिट के बेसिस पर, किसी हायर प्रेफरेंस पे वो ले जा सकता है। अगर सीट खाली होती है तो तभी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो आपने जो सीट एक्सेप्ट कर ली है वही सीट आपकी रहेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर कैंडिडेट कोई भी अलॉटेड ब्रांच या कोर्स रखना चाहता है और वो कोई फर्दर अपग्रेडेशन नहीं चाहता तो वो अपनी चॉइस से स्टॉप अपग्रेडेशन पे क्लिक कर सकता है। ठीक है,
अगेंस्ट द कोर्स जो कि उसके डैशबोर्ड पर दे रखा होगा। फिज़िकल रिपोर्टिंग भी होगी कैंडिडेट्स की, तो जितने भी प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट्स हैं उनको फिज़िकली भी रिपोर्ट करना होगा, और ओरिजिनल सभी अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स के, मार्कशीट्स के, सर्टिफिकेट के, जो भी स्केड्यूल आपको दिया जाएगा यूनिवर्सिटी आपको देगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल प्रोविजनल एडमिशन्स, तो वो आपको एक डेट प्रोवाइड करेगी और उस डेट पर जाकर आपको अपना फ़िज़िकल रिपोर्टिंग भी करनी होगी। फिज़िकल का मतलब है आप खुद जाएंगे स्वयं चलकर यूनिवर्सिटी में और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे। अगर कोई प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट रिपोर्ट नहीं करता है नोटिफाइड स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, या वो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो उसको टैम्पर्ड या फोर्स्ड माना जाएगा, जाली माना जाएगा, और एडमिशन जो है वो कैंसिल माना जाएगा, और वो अकेला ही रिस्पॉन्सिबल होगा कैंडिडेट। फर्दर जो यूनिवर्सिटी है वो फ्री होगी कोई भी लीगल एक्शन लेने के लिए अगेंस्ट हिम और हर एज़ पर दी लॉ। इसके अलावा जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं जिन्होंने जिनका एडमिशन तो हो गया है सीट पर, तो ऐसे कैंडिडेट्स हैं वो उनको फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन के दौरान भी रिपोर्ट करना होगा जब भी यूनिवर्सिटी फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करवाएगी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर फरवरी में मेरा एडमिशन हुआ है। लास्ट ईयर नहीं, मतलब अभी जो फरवरी गया है इसी में मेरा एडमिशन हुआ है, और 2021 में ही एडमिशन हुआ है मेरा फरवरी में। तो अभी तक फ़िज़िकल रिपोर्टिंग की कोई डेट, कोई स्केड्यूल नहीं आया है, बिकॉज़ आप जानते ही हैं कि फरवरी के बाद जो आपका कोरोना है वो किस तरह पीक पे चला गया था, और उसके बाद में अब थोड़े हालात बेहतर होते हुए दिखाई दिए हैं। तो अभी तक तो कोई फ़िज़िकल रिपोर्टिंग की डेट नहीं आई है। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जाम्पल बता दिए है आपको। इसके अलावा बाकी आपके एडमिशन के टाइम डिपेंड करता है। अभी हालात ठीक हैं तो हो सकता है आपकी फ़िज़िकल रिपोर्टिंग हाथ के हाथ भी करवा ली जाए, बट मेरे ख्याल से उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन रिपोर्टिंग इज़ सफिशेंट। इसके अलावा अगर आप एडमिशन अपना कैंसिल करना चाहते हैं तो उसमें क्या करना होगा आपको, तो कोई भी एडमिटेड कैंडिडेट अपने एडमिशन के कैंसिलेशन भी करा सकता है अपने अकाउंट में लॉगिन करके, और अपने कैंसिलेशन पे क्लिक करके, एग्ज़िट ऑप्शन पे क्लिक करके कंसर्न कोर्स ऑफ स्टडी से, और एडमिशन फ़ी का अगर रिफ़ंड परमिसिबल है तो वो जो गाइड टू एडमिशन में जो आपके दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो फ़ीस है वो वापस दी जाएगी जो भी आपने पे की है। ठीक है, तो गाइड टू एडमिशन में आप देख लीजिए एक बार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। AMU से रिलेटेड सभी अपडेट्स, सभी वीडियोस इस चैनल पर आती रहेंगी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।